स्विमिंग पूल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हिस्ट्री में आया कहाँ? आज के टाइम पे जिस टर्म को हम स्विमिंग पूल बोल रहे हैं, हमने इसको डिफाइन कर दिया स्विमिंग पूल, बिकॉज इट्स अ गेम इन द ओलंपिक। बात कर रहे हैं ओलंपिक अभी चल भी रहा है, जैसे हम जब बात कर रहे हैं तो ओलंपिक स्विमिंग पूल बनाने के नियम क्या होते हैं मतलब? और जहाँ पे दुर्योधन लास्ट में जाके जिस तालाब के अंदर छुपते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्म सरोवर, क्योंकि स्विमिंग पूल बनाने के पैसे तो नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदा और उसमें पानी भर के। जहाँ हम बात करते हैं कि हम ओलंपिक में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आज के टाइम पे पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं ऑलरेडी, हम हर चीज़ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे बेस लेवल पे आते हैं, कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये था कि स्विमिंग पूल में हुई डेथ की वजह से इंश्योरेंस भी नहीं मिली। स्विमिंग इज समथिंग कि आप अगर एक दिन स्विमिंग नहीं कर रहे हैं ना, बीइंग अ स्पोर्ट्स, आप एक दिन अपने आप ही पीछे चले जाओ। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो वही है कि आपकी बॉडी पानी से बनी है, पानी से बेटर और कुछ। वेदर कंडीशंस में इतना डिफरेंस है कि बेंगलोर के अंदर स्विमिंग जो है पूरे 12 महीने चलती है, हैदराबाद के अंदर स्विमिंग पूरे 12 महीने चलती है, और हमारे यहाँ पे कुल मिला के 3 से 4 महीने चलती है। उसके बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है, बारिश के बाद स्विमिंग। जय भूमि जय भारत। जब हमने ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी और हमने सोचा था कि विल कम एंड विल टॉक टू यू अबाउट रियल एस्टेट सेक्टर, तो ऐसा मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस टॉपिक के ऊपर हम कभी पॉडकास्ट कर रहे होंगे। सो बेसिकली ये पॉडकास्ट पूरा है स्विमिंग पूल्स के रिगार्डिंग। अब जब मैं इन पर्सन से मिला एंड वी हैड अ डिस्कशन अबाउट स्विमिंग पूल्स, तो आई गॉट टू नो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्विमिंग पूल्स अराउंड होती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे फिर उसके बेनिफिट से रिलेटेड हो। और आज जैसे अगर आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो अभी ओलंपिक्स चल रहा है, तो इंडिया में स्विमिंग पूल्स बेसिकली अगर स्विमिंग में देखा जाए तो मेडल्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके रीज़न के बारे में भी हमने बात की है, और उसमें क्या चीज़ों में हमको बेटर करना चाहिए एज अ कंट्री, हमको इस स्पोर्ट्स को और कैसे बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज मिस्टर ज्ञानेंद्र तेवतिया के साथ। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की है इस स्पोर्ट्स के लिए और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात मुझे आपसे जाननी है कि जब हम पहली बार मिले थे और हम बात कर रहे थे कि स्विमिंग पूल्स के बारे में, तो पहले तो मुझे ही नहीं पता था कि स्विमिंग पूल्स में भी कोई करियर होता है, एक प्रोफेशन है जो स्विमिंग पूल्स बनाते हैं लोग और ये सारा कुछ। अब मैंने पहली बार सुना, आई कम फ्रॉम अ टियर 2 टाउन, आपने ये वाला करियर, आप इससे पहले कुछ और भी करते थे या फिर आपने स्टार्ट ही अपना करियर यहीं से किया, और किया तो उसके पीछे रीज़न क्या था, मतलब कहाँ से पता भी कहाँ से लगा? मेजॉरिटी लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई करियर भी है। तो अभिमन्यु बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्विमिंग पूल्स तो है नहीं, बट इनिशियल डेज से अगर मैं बात करूँ, बीइंग आर्मी ब्रैट, फादर इज़ एक्स आर्मी ऑफिसर, उस कंडीशन में स्पोर्ट्स का एक्सपोजर जो है ना बहुत यंग एज में मिल गया था। अगर मैं अपने स्कूल डेज़ को याद करूं, देन सूर्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुआ करता था लखनऊ में, विच इज़ फॉर द आर्मी पीपल ओनली। और मेरे को जो स्विमिंग का फर्स्ट एक्सपोजर है सूर्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिला, विच इज़ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, 50 मीटर का मैसिव स्विमिंग पूल है, डाइविंग बोर्ड है, और मैं ये बात कर रहा हूँ 91-92 के आसपास की। वहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करी। देन आई हैव रिप्रेजेंटेड माई स्कूल इन KV, SGFI एज वेल, नेशनल मीट्स एज वेल, जहाँ पे ये पता था कि खाली स्विमिंग ही आती है और कुछ नहीं आता। मतलब एजुकेशन की तरफ ऐसा तो कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग में ये था कि कुछ करना है, कुछ करना है। एक चीज़ दिमाग में रहती थी कि स्विमिंग पूल जाना है और स्टेडियम जाना है। ये धीरे धीरे जाके पता चला कि ये खाली स्विमिंग से ही सब कुछ नहीं होने वाला। क्लास 12 के बाद जहाँ पे जब कॉलेज के ऑप्शन की बात आई, जब पढ़ाई लिखाई कुछ करी नहीं है, बैक बेंचर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में हीरो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऑप्शन तो एक ही बचा है ना, स्पोर्ट्स को बीइंग ए करियर चूज़ करने का। सो I have done my graduation, master's, MPhil, and NICE diploma in swimming coaching and PhD. Everything is around the sports only. अच्छा. And started being a career as a physical education teacher. Slowly and gradually was heading 20 schools in Oman. It was the largest chain of schools in Oman, being a chief of organization. और at the age of 38 I thought कि यार बहुत हो गया, क्योंकि जो फील्ड के लोग होते हैं, जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, वो ऑफिस में बैठ के ना बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ऑफिस में घुटन होने लगती है उनको। तो यही कई चीज़, मतलब मेरा जो पैशन था कि मेरे को एजुकेशन में पहले तो टॉप पे पहुंचना है, तो वंस आई बिकम अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन स्कूल्स इन ओमान एट द एज ऑफ 38, देन आई क्विट कि वापस चलते हैं यार, अब कुछ वैसा करते हैं जिसमें इंटरेस्ट है। कैरियर तो अपना बहुत देख लिया,
वापस आके फिर जर्नी दोबारा शुरू हुई, 6 मंथ का ब्रेक लिया। उसके बाद एक स्पोर्ट्स कंपनी के साथ इनिशियली डेज से शुरू से काम करना शुरू किया, जो कि बहुत छोटे स्केल पे स्टार्टअप था। छोटे स्केल पे बोलें तो दे वर स्ट्रगलिंग फॉर द आइडिया कि क्या कर सकते हैं और किस तरह से स्टार्ट किया जा सकता है। मेरा आइडिया फिर भी सेम वही था कि लेट्स स्टार्ट विद द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मैसिव गैप है इंडस्ट्री के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में और डिलीवरेबल्स में। जहाँ हम बात करते हैं कि हम ओलंपिक में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आज के टाइम पे पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं ऑलरेडी, हम हर चीज़ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे बेस लेवल पे आते हैं, आपके घर के पास में कितने स्विमिंग पूल्स हैं जो कि ओलंपिक स्टैंडर्ड पे बने हुए हैं? आप ढूंढने जाएंगे, शायद हो सकता है आपको एक का भी नाम याद ना आए। उसके बाद दूसरा कंसर्न ये आता है कि हम दिल्ली में बेस्ड हैं, और दिल्ली में और बेंगलोर में वेदर कंडीशंस में इतना डिफरेंस है कि बेंगलोर के अंदर स्विमिंग जो है पूरे 12 महीने चलती है, हैदराबाद के अंदर स्विमिंग पूरे 12 महीने चलती है, और हमारे यहाँ पे कुल मिला के 3 से 4 महीने चलती है। उसके बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है, बारिश के बाद स्विमिंग पूल से लोग ही गायब हो जाते हैं। रोडी स्विमिंग पूल। और आजकल तो स्विमिंग पूल आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली की रोड स्विमिंग पूल बनी हुई है, जहाँ पे हर आदमी को लाइफ सेविंग स्किल तो आना ही चाहिए। कल ही बन गई थी, कल ही ज़रूरत पड़ गई थी। तो इस कंडीशन में हमने सबसे पहला स्पोर्ट जो स्टार्ट किया इस कंपनी के अंदर, वो स्विमिंग से शुरू किया हमने। अच्छा। कि स्विमिंग पूल को अपग्रेड करते हैं और उस स्टैंडर्ड पे लाते हैं जहाँ पे 12 महीने लोग स्विमिंग कर सकें। ओके। वो इस कंडीशन में चैलेंज ये था कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है किसी भी स्कूल्स के पास, क्लब के पास, वो अप टू डेट नहीं है, क्योंकि स्विमिंग पूल इज़ अ कॉस्टली अफेयर। जहाँ पे लगता है कि यार स्विमिंग पूल में एक बार में पैसा लगना है, एक बार पैसा लगाने के बाद ना लोग ये समझ लेते हैं कि अब ये 50 साल ना हमें दोबारा पैसा नहीं लगाना है इसमें। हमने उन स्कूल्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को टारगेट किया जहाँ पे स्विमिंग पूल तो थे लेकिन उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने में भी इंटरेस्ट था। हमने उन पूल्स को इंडोर किया, उनको हीटेड किया और ऑल वेदर में कन्वर्ट करके स्टार्ट किया। जहाँ पे हमारे नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली के लोगों की बात आती है कि यार स्विमिंग के लिए विंटर्स में कहाँ जाएंगे, ले दे के दिमाग में खाली एक ही नाम आता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, जिसको तालकटोरा बोलते हैं लोग। वो अकेला गवर्नमेंट की बॉडी है जो हीटेड है। उसके अलावा जो दूसरी बॉडीज़ हैं जो हीटेड हैं, लेकिन वो हीटेड के नाम पे वो नवंबर में बंद हो जाती हैं, उसके बाद फिर सीधा फेब में या मार्च में खुलती हैं। तो आपको 3-4 महीने का जो ब्रेक है वो काफ़ी होता है आपको स्विमिंग में पीछे ले जाने के लिए। स्विमिंग इज़ समथिंग कि आप अगर एक दिन स्विमिंग नहीं कर रहे हैं ना, बीइंग ए स्पोर्ट्स, आप एक दिन अपने आप ही पीछे चले जा रहे हैं। एक दिन जो आपने मिस किया और एक दिन जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी। ओके। तो ये स्पोर्ट्स ऐसा है जो 12 महीने की प्रैक्टिस मांगता है। और जहाँ हेल्थ कंडीशंस की बात करते हैं, हेल्थ कंडीशंस में भी जिसको इसमें हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से थेरापेटिक ट्रीटमेंट के लिए जिनको पूल्स की रिक्वायरमेंट है, उनको भी पूरे साल स्विमिंग पूल की ज़रूरत पड़ती है। और इस इंडस्ट्री के गैप को देखते हुए हमने सबसे पहले उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंडोरेटेड करना शुरू किया जो कि रेडी टू अवेलेबल थे और रेडी टू यूज़ थे। और कंटिन्यू इस पूरी जर्नी में स्विमिंग पूल्स के साथ अपने दूसरे जितने भी रैकेट स्पोर्ट्स हैं वो भी सारे के सारे एक्वायर करने शुरू किए फर्स्ट ईयर के बाद में। एंड ड्यूरिंग अ कोविड दिस कंपनी हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय जोमेटो बिकॉज दे आर बिगर प्लेयर एंड दे वाज आल्सो एंजल इन्वेस्टर इन आवर कंपनी। क्या नाम था इस कंपनी का, अगर आप बताना चाहो? ये फिट्सो के नाम से ब्रांड था जिसने पूरे दिल्ली एनसीआर में एक वेव सी क्रिएट कर दी थी। अगर आप स्विमिंग की बात करें तो फिट्सो वाज द वन हु इज लीडिंग द मार्केट एंड वी वर वेरी क्लियर कि वट एवर वी आर डूइंग वी आर जस्ट क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन द मार्केट एंड वी आर स्टैंडिंग आउट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। जहाँ पे सेफ्टी पैरामीटर्स की बात आती है, वाटर क्वालिटी की बात आती है, कस्टमर एक्सपीरियंस की बात आती है, हमने उस पर स्केल अप करना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। स्विमिंग पूल तो एक वर्ड है जो ओलंपिक साइज बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है। अब अगर हम टीयर 2 टाउन में जाते हैं, बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, टीयर 3 में जाते हैं तो ये वाटर बॉडीज़ के नाम चेंज होते जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो स्विमिंग पूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले हिस्ट्री में आया कहाँ? मतलब इसका वर्ड ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगी कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं, या कहाँ पे सबसे पहले ये दिखा है? हिस्ट्री में अगर मतलब इसको बीसी में अगर देखें या पास्ट में देखें तो ये महाभारत में भी थे, ये रामायण में भी थे, ये इजिप्ट में भी थे और ये अपना रोम में भी थे, ये यूके में भी थे। आप अगर इसको हिस्ट्री में अगर देखना चाहेंगे, फ़र्क इस चीज़ का है कि आज के टाइम पे जिस टर्म को हम स्विमिंग पूल बोल रहे हैं, हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया स्विमिंग पूल बिकॉज इट्स अ गेम इन द ओलंपिक विच नीड अ टर्म। स्विमिंग इज़ अ स्पोर्ट्स
विच इज़ इन ओलंपिक गेम। लेकिन हम पीछे की बात करें इसकी, तो पीछे अगर आप जाएंगे तो ये वाटर बॉडीज़ थी। वाटर बॉडीज़ को स्विमिंग पूल में कन्वर्ट किया गया धीरे धीरे। फ़र्क इस चीज़ का है कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जिस भी तालाब के अंदर बोलो, स्विमिंग पूल के अंदर बोलो, या आप जोहड़ के अंदर बोलो, वो स्विमिंग पूल से अपने आप को स्टैंड आउट कर लेता है। जैसे हम बात करें अपना जितने भी हमारे पुराने फोर्ट्स बने हुए हैं, आप फोर्ट्स के अंदर देखेंगे कहीं ना कहीं पे किसी भी तरह का कोई ना कोई वाटर सोर्स बना हुआ है, और उस वाटर सोर्स में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक है सोर्स वाटर का पीने का, और एक सोर्स बना हुआ है जो कि नहाने के लिए बना हुआ है। कई जगह पे वो सोर्स इतने बड़े बड़े बने हुए हैं और उसमें इतना मैसिव वाटर है कि आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि आपने जो स्विमिंग पूल देखे हैं उससे 4x बड़ा है वो, और उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कभी पटियाला जाने का मौका मिले, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, जिसको NIS पटियाला बोलते हैं, उसमें जो बिल्डिंग बनी है वो महाराज का महल है। उस महाराज के महल के बैक लॉन में आप अगर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा ड्राई तालाब दिखेगा। उस तालाब को अगर आप क्रॉस करने के लिए आप ओवर ब्रिज से निकलेंगे, ओवर इस ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में पहुँच के आपको एक चेयर दिखेगी जो कि ओवर ब्रिज से बाहर निकली हुई है, और वो सिंगल सिटिंग चेयर है। अच्छा। और वो महाराज की चेयर है। अच्छा, वहाँ महाराज बैठते थे? वहाँ महाराज बैठते थे, और जितनी भी रानियाँ थी वो इस स्विमिंग पूल में नहाती थी और खेलती थी। तो ये हिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 300-400 साल पुरानी आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसके पूरे एविडेंस है वहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि ये महाराज की चेयर है और स्विमिंग पूल था वहाँ पे पूरा का पूरा। अब आप इसको अगर और पीछे जाने की कोशिश करते हैं, जितने भी तालाब बने हुए हैं जो कि परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर के हैं, वो सारे के सारे स्विमिंग पूल्स की तरह यूज़ होते थे। लेकिन इसका कहीं ना कहीं रिलीजियस वैल्यू भी थी साथ में, जहाँ पे लोग इसको किसी भी तरह की क्रिया करने के लिए यूज़ किया करते थे। लेट्स से कि स्नान करने के लिए, कौन सा स्नान, अभी गुरु पूर्व का स्नान था, पूर्णिमा के स्नान होते हैं, कार्तिक का स्नान होता है, ये सारे के सारे उसमें भी यूज़ होते थे। अब आप अगर किसी भी महल में जाएंगे, वहाँ पे जितना भी जो रॉयल फैमिली थी वो किसी कॉमन प्लेस पे जाके स्नान कर नहीं सकती थी। राइट। उनके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में पूल बने हुए थे ये, जिसको धीरे धीरे वाटर बॉडीज़ को कन्वर्ट करके स्विमिंग पूल्स में नाम दे दिया गया। हाँ, स्विमिंग पूल्स में एक बहुत बड़ा टर्म का फ़र्क ये आता है कि स्विमिंग पूल्स का जो वाटर सोर्स है इट्स समवेयर डिफाइंड विद द टाइम एज वेल, कि वो या तो आपके यहाँ पे आज के टाइम पे बात करें MCD का पानी है, बोरवेल का पानी है। पहले इन स्विमिंग पूल्स में नेचुरल रिसोर्स होता था जिसको स्रोत बोलते हैं पानी का। ज़मीन में से पानी निकल रहा है, आप उसमें से कितना भी पानी निकालते जाएं, वो अपना लेवल मेंटेन करता था पूरा का पूरा। बेसिकली जितनी भी आप देखो, चाहे इवन अगर हम देखें महाभारत के टाइम पे, रामायण के टाइम पे, जैसे आपने जो बताया, उस टाइम पे भी जब चाहे युद्ध के लिए जा रहे होते थे राजा लोग, या फिर सुबह वो अपने रूम से बाहर निकल के, जो हमने देखा है, पढ़ा है कि वो बाहर जाके वही वैसे ही स्नान करते थे, तो उनके लिए वो एक प्राइवेट बना होता था। तो कॉन्सेप्ट तो तब से चला ही आ रहा है। बिल्कुल। आप महाभारत के टाइम पे अगर बात कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, देवभूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, जहाँ पे युद्ध हुआ था पूरा महाभारत का, और जहाँ पे दुर्योधन लास्ट में जाके जिस तालाब के अंदर छुपते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्म सरोवर, और आज भी वो वाटर बॉडी वहीं पे है, और वो इतना बड़ा सोर्स है वाटर का कि आपको, मेरे को नहीं लगता हरियाणा में कहीं पे और इतना पानी एक साथ देखने को मिलेगा। और वो डायरेक्टली भाखड़ा से कनेक्ट है, भाखड़ा डैम से जो एक नहर आ रही है उससे कनेक्ट है, और पूरे साल उसमें पानी का लेवल मेंटेन रहता है। मैं ना जब रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च करते समय ये ग्रीक मतलब ग्रीक के टाइम पे हुआ, उनके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी कि स्विमिंग पूल्स का कॉन्सेप्ट इस टाइम पे आया, बट कहीं भी मैंने ये नहीं देखा कि महाभारत लिखा हो या फिर रामायण लिखा हो। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब वेस्ट ड्रिवन एजेंडा तो है, उन्होंने वो उतनी पुरानी चीज़ें नहीं लिख रखी, उन्होंने अपना वाला लिख रखा है जो 1000-2000 साल पुराना है। स्विमिंग पूल्स, या हम आज भी इसको स्विमिंग पूल ही बोलते हैं, हम इसको तरनताल तो बोल नहीं रहे हैं। ये टर्म ही जब वेस्ट ड्रिवन है, और जिन्होंने इसको लीड किया या जिन्होंने इसको ड्राइव किया पूरी तरह से, आज के टाइम पे हम अगर ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं जो अपना 1896 में शुरू हुए थे, इस गेम की शुरुआत उससे 59 ईयर्स पहले ऑलरेडी लंदन में हो चुकी थी। अच्छा। 1896 की हम बात कर रहे हैं जब ओलंपिक शुरू हुए थे। उससे 59 ईयर्स पहले लंदन के अंदर ऑलरेडी 6 हीटेड पूल, इंडोर हीटेड पूल बन चुके थे। आज आप दिल्ली की बात करें, आज आप इंडिया की बात करें कि हम ओलंपिक में स्विमिंग में क्यों नहीं लीड कर पा रहे हैं। इट्स अ फ्लूइड डायनेमिक स्पोर्ट्स जिसके लिए बहुत कांस्टेंट एफर्ट चाहिए,
बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए। जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ स्पोर्ट्स जहाँ पे आपको खाली स्ट्रेंथ से काम चल जाएगा। जहाँ पे हम बात करते हैं कि मसल स्ट्रेंथ से काम चल जाएगा, इट्स अ फ्लूइड डायनेमिक जहाँ पे आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में, और टेक्नोलॉजी में वो भी हाइड्रो टेक्नोलॉजी में। अब जहाँ मैं बात कर रहा हूँ लंदन की कि 59 ईयर्स पहले उनके स्विमिंग पूल्स बन चुके थे, 1830s के टाइम पे 6 स्विमिंग पूल्स इंडोर हीटेड। आज के टाइम पे अगर आप दिल्ली जैसे स्टेट की बात करें जो कैपिटल है, इसके अंदर गवर्नमेंट की 6 इंडोर हीटेड स्विमिंग पूल्स नहीं हैं, और लंदन में इतने पहले बन चुके थे। उससे पहले भी इसके काफ़ी प्रिंट है, आप अगर देखेंगे स्ट्रीम उठा के तो जापान के अंदर ऑलरेडी इस तरह की रेसेस होती थी पहले, ऑस्ट्रेलिया जो भी सीशोर के जो भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इस तरह की रेसेस थी पहले से। इसको स्ट्रीमलाइन किया गया है ओलंपिक्स में, फर्स्ट ओलंपिक में। ओके अब जैसे हम ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक अभी चल भी रहा है, जैसे हम जब बात कर रहे हैं तो ओलंपिक स्विमिंग पूल बनाने के नियम क्या होते हैं? मतलब जो, क्योंकि मैंने देखा, अब मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं, बट क्या हाइट और जो दोनों साइड पे जो दीवारें चीज़ लगी होती हैं, जो इन्फ्लेटेबल जो पानी पे तैर रही होती हैं, तो वो क्यों लगी होती हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि ओलंपिक के जहाँ पे जैसे ही टर्म ओलंपिक आती है तो सारी की सारी टर्म वेल डिफाइन है कि बनना क्या है, कैसे बनना है, पैरामीटर्स क्या रहेंगे। देयर वाज अ बॉडी अर्लियर विच इज़ कॉल्ड FINA, FINA। ओके नाउ FINA हैज़ बीन कॉल्ड अ वर्ल्ड एक्वेटिक फेडरेशन। ओके वर्ल्ड एक्वेटिक फेडरेशन इज़ द बॉडी जो स्विमिंग पूल्स के पूरे रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर के बाईलॉज डिफाइन करते हैं। ठीक है। ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल सिंपल सा है, अगर बोलते हैं तो मतलब सुनने में बहुत इजी लगता है कि 50 मीटर बाई 25 मीटर का। हम जहाँ पे, जैसे आपने बोला कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका करियर या आपका इंटरेस्ट कैसे रहा, हम बात करते हैं कि एक डॉक्टर है, उसका स्पेशलाइजेशन किसी ना किसी तो चीज़ में होगा। सही बात है। वो ऑर्थोपेडिक्स हो सकता है, वो स्किन का हो सकता है, वो ENT का हो सकता है। उसी तरह जहाँ डिज़ाइन की बात आती है तो कभी आपने स्पोर्ट्स आर्किटेक्ट सुना है? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना। क्योंकि हमारे लिए ये टर्म बहुत नई है और हम स्पोर्ट्स आर्किटेक्ट की बात ही नहीं करते। हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल आर्किटेक्ट है, वही स्पोर्ट्स के आर्किटेक्ट इसको डिज़ाइन कर देगा पूरी तरह से, और वहीं पे ज़्यादातर फेलियर आते हैं। अब जहाँ इस कैरियर की बात आती है, जितने भी स्विमिंग पूल्स मैंने देखे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्विमिंग पूल में किसी भी तरह की कहीं ना कहीं कमियाँ निकलती रहती हैं, क्योंकि उनको जो बाईलॉज हैं वर्ल्ड एक्वेटिक फेडरेशन के, विच इज़ अ बाइबल ऑफ स्विमिंग पूल्स इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, इन टर्म्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एज वेल, उसको नहीं फॉलो किया गया। उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यही नहीं पता कि कोई बाइबल भी है। ओके थोड़ा सा उस बाइबल से कुछ नियम बताएंगे आप? नियम जैसे अगर आप बात करें कि आप स्विमिंग पूल्स में जाते हैं तो आपको दिखता है कि सारी टाइलें ब्लू कलर की लगी हुई हैं, कुछ टाइलें ब्लैक कलर की लगी हुई हैं। अच्छा। तो दीज ब्लैक टाइल्स आर एक्चुअली एज पर द रूल इट शुड बी ब्लैक ओनली, एंड दीज आर कॉल्ड गाइडलाइंस। गाइडलाइंस इसलिए बनी होती है अगर स्विमर स्विम कर रहा है, वो नीचे देख के स्विम कर सके, उसको पता है कि मैं सीधा जा रहा हूँ बिल्कुल। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो कभी भी एंड वॉल से 2 मीटर पहले ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे एक टी मार्क होता है। उस टी मार्क का पर्पज़ ये होता है कि स्विमर को अब फ्लिप टर्न लेना है, उस टी मार्क पे आते ही उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे को अब कितना स्ट्रोक लेना है और कितना नहीं लेना है। ओलंपिक स्टैंडर्ड के पूल में एक स्विमर को अगर आप आंख बंद करके भी स्विम करने के लिए छोड़ दोगे ना, तो वो अपने आप कर लेगा पूरा का पूरा, और उसमें मल्टीपल लैप्स कर लेगा, क्योंकि उसे पता है टर्न कितने पे लेना है। उसको ये पता है कि मेरी जो 50 मीटर का स्विमिंग पूल है वो मेरे कितने आर्म साइकिल में जाके पूरा हो रहा है। तो आपने जैसे बोला कि ओलंपिक पूल्स के बारे में, ओलंपिक स्टैंडर्ड में 2 मीटर इज डेप्थ, स्टैंडर्ड डेप्थ थ्रू आउट द पूल। अच्छा। 2 मीटर गहरा होना ही चाहिए। जहाँ 2 मीटर गहरे पूल हो जाते हैं वहाँ वो पब्लिक के लिए यूजलेस हो जाते हैं। हाँ। बेसिकली आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, 90% जो वहाँ पे पब्लिक आती है, जनता जो आती है, वो पानी में एंजॉय करने के लिए आती है और स्विमिंग सीखने के लिए आती है। हाँ। तो 2 मीटर का पूल ऐसा है जिसमें आप उतरेंगे सीधा नीचे ही चले जाएंगे सीधा। बात सही है। पाँव टिकते नहीं है तो आदमी को डर लगता है बहुत ज़्यादा कि यार अब तो इसमें बोला ऊपर जाना तय है। ये तो मुझे भी बहुत डर लगता है, अगर पाँव ना टिक रहे हो तो लगता है डूब जाऊंगा। तो अब और उसके बाद जो ये साइड्स में जो, जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे, वो आप जो बता रहे थे कि 2.5 मीटर का होता है, ये क्यों होता है? बेसिकली जब जहाँ पे आपने ये ब्लैक लाइंस तो होती हैं बॉटम में होती हैं पूल के, ठीक है, लेकिन आप ऊपर जो एक प्लास्टिक की लेंस देखते हो, राउंड कलर की होती हैं, ब्लू, ब्लैक, येलो, पहला तो उसका जो कलर होता है ना वो डिफाइन करता है कि ये कितने मीटर पे क्या है। अच्छा। लेट्स से कि 15 मीटर पे जाके वो कलर चेंज होगा, क्योंकि 15 मीटर पे जाके वाटर ब्रेक करनी पड़ती है हर स्विमर को। अगर 15 मीटर से आप 2 इंच भी आगे निकल गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे स्विमिंग पे। अच्छा। जिस टाइम आपने स्टार्ट किया, पूल में डाइव किया, 15 मीटर से पहले आपको वाटर सरफेस ब्रेक करनी ही करनी है।
आपने अगर वो क्रॉस कर दिया, आप डिस्क्वालीफाइड है। वाटर सरफेस ब्रेक करने का मतलब? वाटर सरफेस ब्रेक करने का मतलब जैसे आप एक बार पानी में डाइव कर गए, आपने अंडर वाटर स्ट्रोक किया, जिस इवेंट को कर रहे हो उसके जो क्राइटेरिया उस हिसाब से आपने स्ट्रोक किया, ग्लाइड करते हुए आप अगर 15 मीटर से आगे निकल गए तो आप उस स्ट्रोक के लिए डिस्क्वालीफाइड है। उस 15 मीटर से पहले आपको वाटर सरफेस ब्रेक करनी है। ब्रेक करने का मतलब है आपको पानी के ऊपर आना है। ऊपर आना है। ये हिस्ट्री में है ऑलरेडी, जब ये रूल नहीं था उससे पहले एक जापानीज स्विमर ने 50 मीटर अंडर वाटर कर दिया था। वो पूरे इवेंट में बाहर ही नहीं निकला और उसने फिनिश कर दिया, एंड ही वॉन द रेस। अच्छा, तो उस कंडीशन में जब ये रूल नहीं था उसके बाद ये रूल बना। हाँ, तभी देख के बनाया गया होगा ये सारी चीज़ें। रूल्स तो हमारी वजह से बनते हैं ना सारे। अब भाई थोड़ा सा ना बात कर लेते हैं स्विमिंग पूल से हटके जो नॉर्मल पूल्स बन रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आजकल पूल अब एक स्टेटस सिंबल हो गया है, स्विमिंग पूल स्पेशली, कि घर में होना, ठीक है, फार्म हाउस पे होना, एंड एवरीबडी वांट्स, स्पेशली जिन लोगों के पास पैसा है वो तो चाहती हैं कि हाँ, कि अगर आप घर में जा रहे हो किसी के भी, उसके स्विमिंग पूल है तो आपको पता है कि यार इस बंदे की कुछ तो हैसियत है। अब अगर हम उसी पे बात करें कि स्विमिंग पूल बनते किस किस तरीके से हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और कौन से बढ़िया होते हैं, कौन से कराने चाहिए, कौन से नहीं कराने चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। स्विमिंग पूल्स बेसिकली तो अल्ट्रा लग्जरी का सिंबल है। जहाँ पे पर्सनल पूल्स की बात करते हैं तो पर्सनल पूल्स में जो कस्टमाइजेशन है, डिज़ाइन पार्ट है, वो इतने आज के टाइम पे डिफरेंट हो चुके हैं कि आप मतलब कुछ भी क्रिएट करवा सकते हैं। आप स्विमिंग पूल बोलेंगे कि मेरे को कंप्लीट ग्लास पूल चाहिए, मेरे को कम्प्लीटली इन एयर चाहिए, वो सारी चीज़ें मतलब आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। बेसिकली जो पूल्स बन रहे थे पहले से, जो मतलब हिस्ट्री में जो बनते हुए हैं, बेसिकली कंक्रीट के बनते हैं। आरसीसी इज़ द ओल्डेस्ट मेथड जिस पे स्विमिंग पूल बनते हैं। स्लैब कास्ट करके डायरेक्टली वाटर प्रूफिंग करके और टाइलिंग करके पूल बनते हैं। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज होते हुए आरसीसी के ऊपर शॉर्टकिट आ गया, शॉर्टकिट के ऊपर गुनाइटिंग आ गया। गुनाइटिंग में आप जब पूल को किसी भी शेप में बना सकते हैं, मल्टीपल कर्व दे सकते हैं किसी भी तरह के। रीइंफोर्समेंट के साथ गुनाइटिंग यूज़ होता है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक फॉर क्रीटिंग, जो टनल्स में यूज़ होता है बेसिकली। अच्छा। आप टनल्स में जाएंगे कभी, जैसे आप जवाहर टनल गए हैं, अगर अटल टनल गए हैं, उसमें टनल्स में आप अंदर की तरफ देखेंगे कि पूरा हनीकॉम टाइप का सा स्ट्रक्चर दिखता है। दैट इज़ ड्यू टू गुनाइटिंग ओनली। अच्छा। और गुनाइटिंग इतना सॉलिड होता है कि उसके ऊपर आपको किसी भी तरह की वाटर प्रूफिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके। एक तरह से लीक प्रूफ होता है पूरा। स्विमिंग पूल के तो बेस्ट। स्विमिंग पूल, अगर स्विमिंग पूल में आप अगर बजट रखते हैं एंड यू नीड अ बेस्ट, तो गुनाइटिंग इज़ द बेस्ट मेथड। आप चाहे उसे रूफ टॉप पे बनाएं, बैकयार्ड में बनाएं, लॉन में बनाएं, कहीं पे भी बनाएं, बेसमेंट में बनाएं, किसी भी तरह से बनाएं। अब इसके बाद सेकंड मेथड जो आ जाता है वो बेसिकली FRP बोलते हैं। दीज आर द फाइबर पूल्स। फाइबर पूल्स में भी दो तरह के पूल आ जाते हैं। एक तो जो प्री मोल्डेड आते हैं, जो प्री मोल्डेड की जो डाई बनी हुई है, जितने भी डाइज अवेलेबल हैं उस शेप में आपको पूल मिल जाएगा। ऑलरेडी मोल्ड होके आएगा। आपको रूफ पे रखना है, बैकयार्ड में रखना है, कहीं पे बैकयार्ड में रखना है तो अंदर खोदना पड़ेगा ज़मीन को, ऊपर रखना है तो उसके ऊपर डायरेक्टली डेक बन सकता है। ठीक। ये वाली जो जैसे आपने जो बोला, ये प्री फैब्रिकेटेड वाले, आज जब मैं रिसर्च कर भी रहा था मैंने काफ़ी देखा, अभी इंडिया में भी चालू हो गया। पहले ये चाइना से मोस्टली आते थे। आर दे इवन सेफ? मतलब मुझे स्पेशली लगता है कि डर कहीं गिरो और मैं पानी में कूदूँ और उस टाइम उसकी वो जो भी होता है वो प्लास्टिक कहीं फट गया और कुछ हो गया, तो ऐसा कुछ होता है या फिर जैसे? एक तो हो गया अपना FRP पूल्स, एक हो गए विनाइल पूल्स। ओके। विनाइल पूल्स आर equally good in terms of strength holding a water, but these pools are not meant for the public uses, क्योंकि आपको पता है ये पब्लिक कैसी नोटोरियस होती है। किसी को अगर पूल को लीक करना है तो एक शार्प ब्लेड लेके आएगा और नीचे पानी में मार देगा, उसके बाद वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। फाइबर पूल्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती। फाइबर पूल्स आर इक्वली गुड, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, मतलब 10 to 12 mm की थिकनेस होती है। ओके। जिससे मतलब बहुत ड्यूरेबिलिटी बनती है। बट ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, दे कैन नॉट बीट द गुनाइटिंग और RCC पूल्स येट। ये बने हैं पोर्टेबिलिटी के हिसाब से। आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपको दो हफ्ते बाद पार्टी करनी है और आपके पास फंड्स की कमी नहीं है, बट यू नीड अ पूल एट योर लोकेशन। उसके लिए आपको ये शॉर्टेस्ट मेथड में या तो आप FRP पूल पे जाएंगे, जो फाइबर पूल है, प्री मोल्डेड कास्ट में आते हैं, या फिर आप विनाइल पूल पे जाएंगे। सीधा पूल को ले ऑफ करिए और विद इन अ वीक सारा फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। भाई इसमें एक सवाल है, ये जो जिस पूल्स की हम बात कर रहे हैं, ये रेडी टू मेड या फिर उस तरीके से, ये चीप होते हैं या फिर कॉस्टिंग सेम ही होती है? नहीं, ये चीप होते हैं। चीप होते हैं। चीप होते हैं। और क्या डिफरेंस आता होगा, जैसे अगर किसी को लगाना है तो सेम, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 5x8 का पूल अगर मैं घर में वैसे बनाता हूँ
और एक 5x8 का ऐसे ये पूल लेते हो तो कितना डिफरेंस आता होगा लगभग? लेट्स कीप इट मोर सिंपल। 10x20 फीट का पूल है, ठीक है, जिसकी विथ 10 फीट और लेंथ जो है 20 फीट है। ठीक है, दैट इज़ क्वाइट गुड फॉर द फार्म हाउस एज वेल। आप रूफ टॉप पे भी 500 गज के किसी भी मकान में लगा सकते हैं उसको इजीली। FRP पूल जो फाइबर का पूल है, ये मान के चलें आप ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख रुपीज़ में हो जाएगा पूरा का पूरा। डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन से सिस्टम लगाना चाहते हैं। एक तो बेस प्राइस हो जाता है जिसका वो मोल्ड आता है, उसके बाद उसमें आप कितनी चीज़ें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आप काउंटर करंट लगाना चाहते हैं, आप उसमें LED लाइट्स लगाना चाहते हैं, कैस्केड फाउंटेन बनाना चाहते हैं, वो कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। दोनों में डिफरेंस एक और आता है कि इफ़ यू आर द पर्सन हु इज हैविंग पर्सनैलिटी टू कीप ऑन स्विचिंग योर टेस्ट। आज मेरे को FRP पूल लगवाना है और 2 साल बाद मैं बोलूँ यार ये पूल मेरे को नीचे हटाओ यहाँ से, तो दैट कैन बी FRP। बट इफ़ यू आर बिल्डिंग अप समथिंग जो आपने बेसमेंट में बना रहे हो, रूफ पे बना रहे हो, जो कंक्रीट का बना रहे हो, जिसको पूरी स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रक्चर के साथ लिया गया है, वो डिमोलिश नहीं हो सकता उस तरह से। सही बात। तो दोनों की कॉस्ट में जहाँ पे आप ये देख रहे हैं 10 to 15 का आपको पड़ जाएगा वही चीज़, वही आप अगर गुनाइटिंग में जाएंगे तो हो सकता है 20 to 25 का पड़ेगा। ओके। लेकिन जो स्टडीनेस होती है, जो आपको फील चाहिए, जैसा आपने क्वेश्चन किया ना कि मेरे को ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं अंदर उतरूँ, और वो फील आपको महसूस ज़रूर होगी। कंक्रीट के पूल में और FRP के पूल में या फिर विनाइल के पूल में आपको वो डिफरेंस ज़रूर फील होगा। उसको आप किसी भी तरह से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब उसकी वॉल्स को टच करेंगे या फील करेंगे तो आपको फील होगा ये कि यार हाँ ये थोड़ा सा मूव तो कर रहा है किसी भी तरह से। आप अगर उसको मतलब हिट कर रहे हैं तो वो डिफरेंस पता चलेगा आपको। अब मुझ जैसे लोगों के लिए तो बहुत डरावना है, बिकॉज मुझे पानी से थोड़ा वैसे ही डर लगता है, और अगर ऐसा होने लग जाए तो मैं उतरूंगा ही नहीं पूल में। नहीं, इस तरह के आज तक कोई भी इंसिडेंट नहीं हुए। इन माई नॉलेज इंडिया में भी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ इस तरह का, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल पूल होते हैं, और पर्सनल पूल्स पे इंसिडेंट जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, बिकॉज पीपल नॉर्मली टेक केयर ऑफ द सेफ्टी पार्ट। आजकल आप देख ही रहे हैं जो दिल्ली में पानी भर रहा है, तो हम तो लोगों को यही अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू ट्रीट द वाटर और हाउ टू कीप अ वाटर और हाउ टू अवॉइड अ वाटर इन योर हाउस। बेसमेंट्स में जो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है सारी की सारी। अब भाई हम दोनों कॉन्सेप्ट्स की बात कर ही रहे हैं, पूल में 2 तरीके के पूल्स होते हैं, इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस के बारे में भी बताओ कि व्हेन इट कम्स टू दिस कंक्रीट गुनाइट पूल्स एंड ऑन द अदर हैंड ये प्री फैब्रिकेटेड जो पूल्स हैं, जो 2 तरीके से ये भी बनता है, इनकी मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि ये जो आपका गुनाइट और ये वाले होते हैं कि इनकी मेंटेनेंस करते समय बंदे ने अगर बनवा लिया और घर में है, उनके पास कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, रीजंस हैं, वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि यार आपको पूल मेंटेन इस तरीके से, दीज आर द मस्ट जो आपको करने ही चाहिए? पूल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो तब होता है जब आप उसको रेगुलर यूज़ कर रहे होते हो। ओके। और पूल जो बनते हैं या जो पानी आप स्टोर करते हो, उसका पर्पज़ ये होता है कि आप उसको रेगुलर यूज़ करो। जहाँ पे रेगुलर यूज़ की बात आती है वहाँ पे आपको पूल को मेंटेन करना पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ द pH एज वेल, इन टर्म्स ऑफ क्लोरीन एज वेल। बेसिकली अगर मैं बात करूँ लेमन टर्म्स में, 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है। आपका pH जो है वो वेल बैलेंस हो, और आपका जो क्लोरीन लेवल है वो इक्वल हो, ताकि आपको एक तो वाटर जो है डिसइंफेक्ट मिले, दूसरा आपका जो pH है, बेसिकली pH को मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपकी जो आंखों के आंसू हैं उसका pH इज़ 7.2 एंड pH स्केल इज़ 1 to 14। जैसे ही वो ऊपर की तरफ निकलना शुरू होगा, 7.2 से 8 होगा या 8 से 9 होगा, द वाटर बिकम एल्कलाइन, और नीचे की तरफ जाएगा, जैसे 7 से नीचे 6 की तरफ आ गया, वाटर बिकम एसिडिक। अच्छा। और आपको पानी फील करेगा, आपको पानी फील कराएगा, जस्ट लाइक योर बॉडी। जब आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो आपको यूरिन को एसिडिक कर देता है। बट वेन एवर यू हैविंग अ प्रॉब्लम इन द बॉडी, देन डॉक्टर सजेस्ट एनी ऑफ द लिक्विड विच इज़ हैविंग एल्कलाइन प्रॉपर्टीज़। ओके। ताकि आपकी बॉडी से जो भी बैक्टीरियाज हैं वो क्लियर हो सके पूरे के पूरे। मेंटेनेंस में बेसिकली फिल्ट्रेशन के मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, और फिल्ट्रेशन इतना एडवांस हो चुका है कि आप मतलब अगर फिल्ट्रेशन चला रहे हैं दिन में, अगर 2 बार भी मतलब 2 घंटे भी चला रहे हैं छोटे पूल के लिए, तो उसमें इनफ फिल्ट्रेशन कर देता है वो। बेसिक तो इसको रोटेशन से है ना पानी को। अब जैसे पहले जो मैंने देखा है जब पूल्स में कि वो क्लोरीन यूज़ करते थे, इसकी वजह से थोड़ा सा आंसू भी आते थे, ठीक है, और बड़ा अजीब सा लगता था पूल में, मतलब आप हैवी फील करते थे आफ्टर व्हेन यू कम आउट ऑफ इट। तो अब आजकल क्या नई टेक्नोलॉजी आई है फिल्ट्रेशन के लिए? फिल्ट्रेशन में क्लोरीन, एक तो क्लोरीन के मल्टीपल फॉर्म्स आते हैं। ओके। मल्टीपल टाइप ऑफ क्लोरीन आता है मार्केट में, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोरीन इज़ क्लोरीन गैस, ठीक है, जो आपकी दिल्ली जल बोर्ड यूज़ करता है आपके ड्रिंकिंग वाटर को बैक्टीरिया फ्री करने के लिए।
अगर कोई क्लोरीन गैस यूज़ कर रहा है दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म। उससे नीचे फिर क्लोरीन ग्रैन्यूल आते हैं जो कि बेसिकली चाइना से इंपोर्ट होते हैं सारे के सारे। उससे आप नीचे आएंगे क्लोरीन लिक्विड मिल जाएगा आपको, क्लोरीन से और नीचे आएंगे ब्लीचिंग मिल जाएगा, ब्लीचिंग से और नीचे आएंगे सोडा ऐश मिल जाएगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी केमिकल यूज़ करते हो आप उसका जो रेजिडुअल वेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। अब जैसे आपने बताया कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें लाल होने का एक सीधा सा मतलब है या तो पीएच बैलेंस नहीं है, या तो एसिडिक हो रखा है वाटर या अल्कलाइन हो रखा है, दोनों कंडीशन में आपकी आंखें लाल होंगी। तीसरा हो गया क्लोरीन का। अब क्लोरीन का जैसे ही लेवल हाई होगा तो उससे भी आंखें लाल होंगी। अब इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव हैं लोग, स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है या बच्चे स्विमिंग करते हैं, तो हम नॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं कि आप अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन लगाएं। क्लोरीन के कंजम्पशन को ऑलमोस्ट 60-70% कम कर देता है वो। जहाँ पे आपका क्लोरीन लेट से कि आपके पूल में अगर डेली की कंजम्पशन 1 kg का है तो वो 300 ग्राम करा जाएगा खाली। अल्ट्रा वायलेट उसको ऑलमोस्ट जो है 30% लो कर देगा और 70% लो करके 30% पे ले आएगा। साथ में इसके आप कार्टेज फिल्ट्रेशन यूज़ करें जिससे कि जो पानी है वो बेसिकली 5 माइक्रॉन्स तक फिल्टर हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके अब भाई एक और चीज़ है, जैसे क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा स्विमिंग नहीं करता हूँ, बट आई हैव फ्रेंड्स हू डू स्विमिंग। तो सबसे बड़ा जो इशू मैंने देखा है लोगों में कि जो लोग रेगुलर स्विमिंग करते हैं उसमें उनको कानों की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। और बहुत सारे लोगों में मैंने ये सुना है कि कानों की प्रॉब्लम, कानों में कोई इन्फेक्शन हो गया, ये क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसकी अवेयरनेस बेसिकली तो जिस स्विमिंग पूल पे आप जा रहे हो उनको आपको बताना चाहिए, क्योंकि कान के अंदर होता है कि पानी रुक जाता है। ईयर कैनाल के अंदर पानी जैसे ही अगर 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप भी रुक गया, बबल क्रिएट होता है, जिस बबल के क्रिएट होने से वो पानी अंदर ही रहेगा, आपको फर्स्ट डे नहीं पता चलेगा। लेकिन आप किसी भी तरह अगर सर को यहाँ पे हिट करेंगे तो सर साउंड करता है, आपके कान में अगर पानी होगा, इधर भी आपने सर को आप अगर हिट करके देखेंगे आपको पता चलेगा कान के अंदर पानी है। उस कंडीशन में करना क्या चाहिए, उस बबल को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा 2-3 बूंद पानी उसी कान में ले डालें, उस कान को खींच के उसी पे जंप करें। जैसे ही बबल ब्रेक होगा आपको पता चलेगा और पानी बाहर आ जाएगा। ये हर स्विमिंग सेशन के बाद सबको करना चाहिए, मस्ट है ये बिल्कुल। आपने अगर अपने ईयर के अंदर बबल लेके घर गए हैं, फॉर श्योर आप ENT के पास घूम रहे हैं, ENT को पैसा देंगे और स्विमिंग सीजन में शायद आप स्विमिंग भी ना कर पाएँ। स्विमिंग करने के लिए आपको अगर स्विमिंग करनी है पूरे सीजन में हेल्दी तरीके से, 3-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। एक तो आपको किसी भी तरह का ईयर इन्फेक्शन ना हो, सेकंड चीज़ आपको किसी भी तरह के ओपन वुंड्स ना हो, कट वट ना लगे या कोई चोट ऐसी ना लगे जिस वजह से आप स्विमिंग ना जा पाएँ। तीसरी चीज़, आप स्विमिंग करने के बाद अपनी बॉडी को ड्राई ज़रूर करें, हेड को ड्राई ज़रूर करें, चाहे कितने भी आप फिट हैं। आप जो 1 घंटा या 45 मिनट पानी के अंदर लगा के आए हैं, उसके बाद जो हेड वेट है वो पानी का टेम्परेचर अलग है और बाहर आके जो टेम्परेचर है वो अलग हो जाता है। ज़्यादातर लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि वो बाहर आके ना अपना नॉर्मल हीरो बन के पूल से चले जाते हैं। स्पेशली जो बच्चे हैं वो पूल से जब भी आएँ, कितनी भी गर्मी है, मदर्स को ये स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि उनका पूरा हेड जो है पूरी तरह वाइप करके ड्राई करें और फुल बॉडी कपड़े पहनाएं। बॉडी स्वेट करती है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, लेकिन बॉडी अगर कवर नहीं होगी तो दे डायरेक्टली एक्सपोज टू अ विंड, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं। ओके कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ये था कि स्विमिंग पूल में हुई डेथ की वजह से इंश्योरेंस भी नहीं मिली, जिसकी डेथ हुई उसको इंश्योरेंस नहीं मिली, ऐसा क्यों? ये देखिए, इंश्योरेंस कंपनी का एक सिंपल सा फंडा होता है कि वो आपका वो पॉइंट ढूंढती है जो आपने फॉल्स डिक्लेरेशन कर रखी है। लेट्स से कि आपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है और आपने अपना पर्सनल इंश्योरेंस लिया हुआ है और घर के जो स्विमिंग पूल आपने बनाया है उसके कंप्लाइंस आपने पूरे नहीं किए, आपने उसको जब प्लानिंग स्टेज पे अप्रूव नहीं कराया, तो इलीगल पूल है जिसमें आपकी डेथ हुई। और उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी आपसे सिंपल सा यही सवाल पूछेगी कि आप तो एक्टिविटी वो कर रहे थे जो हमारे कंसर्न से बाहर है। लेट्स से कि स्विमिंग पूल के इंश्योरेंस हम जैसे करवाते हैं, हम पब्लिक पूल्स पे इंश्योरेंस करवाते हैं बीइंग अ थर्ड पार्टी, कि अगर हमारे ऊपर कोई क्लेम आए किसी भी तरह से तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर ले। अच्छा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी उसमें एक एक्सक्लूजन लिख के देती है, इट शुड नॉट बी एक्वा स्पोर्ट्स और डेंजरस स्पोर्ट्स। मतलब एक्वा स्पोर्ट्स और डेंजरस स्पोर्ट्स में कंपनी जो है क्लेम नहीं देती है। आपने स्विमिंग पूल के नाम पे इंश्योरेंस लिया और आपने उस स्विमिंग पूल में एक 12 फुट गहरा गड्ढा कर दिया, नीचे डीप डाइविंग वेल बना दिया। आप समुद्र में जाने के बदले आप डाइविंग का, स्क्यूबा डाइविंग का मज़ा अपने घर में पूल में लेना चाहते हो।
आपने उसमें नीचे वेल बना दिया और उसमें नीचे जाके डाइव कर रहे हो, नीचे ऑक्सीजन लेवल कुछ अगर जीरो हो गया या ख़त्म हो गया या आप नीचे स्टक हो गए और उस कंडीशन में आपकी डेथ हो गई, तो स्विमिंग पूल के नाम पे आपने एक एडवेंचर स्पोर्ट्स बना दिया है जिस कंडीशन में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ओके, तो ये लिमिट भी होती है कि जितना इससे गहरा अगर ज़्यादा है तो वो फिर वो एक्वा स्पोर्ट्स में आ जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने जो एग्जांपल दिया है ये तो वर्स्ट एग्जांपल है। अदरवाइज नॉर्मली स्विमिंग पूल जो है 3 to 6 फीट्स के बनाए जाते हैं जो घरों में लोग यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड जो घरों में जकूजी टाइप के पूल बनाते हैं वो अराउंड 4 फीट के होते हैं। थ्रू आउट उसकी डेप्थ एक ही रहती है जिसमें आप सिटिंग भी कर सको। ओके, कूल। अब जैसे आपने इसका बताया, एक और चीज़ बताओ, स्विमिंग पूल्स का ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है, पानी कितनी बार चेंज होता है और कब कब चेंज करते हैं पानी? पानी कितनी बार चेंज होता है ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्चुअल में। जैसी वाटर शॉर्टेज मेट्रो सिटीज़ में है, पानी नहीं चेंज होता एक भी बार। एक बार भी नहीं? नहीं। कब तक? आप कब तक भी अगर इंडोर पूल है, ऑल वेदर पूल है, हाँ, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, आई वॉज इन दैट इंस्टीट्यूट, और हमने 5 साल पानी चेंज नहीं किया बिल्कुल भी। अगर आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम इफेक्टिव है तो आपको पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके। पानी चेंज करने का मतलब है कि आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम इफेक्टिव नहीं है और आपने पानी की लस्सी बना दी है। और पानी की लस्सी अक्सर लोग बना देते हैं जो हाफ कुक नॉलेज होती है। आप एक चाय बना रहे हैं या समझिए कि आप एक नींबू पानी बना रहे हैं। नींबू पानी के अंदर आपने उसको मीठा करने के लिए चीनी डाली। जब ज़्यादा मीठा हो गया, आपको ज़्यादा मीठा लग रहा है, तो आपने एक काम किया कि थोड़ा सा नमक और डाल दो। वो नमक डाला तो वो नमक ज़्यादा हो गया, फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर से आपने चीनी डाली। तो चीनी नमक करते हुए जो गया वो पानी के अंदर ही तो है सब कुछ। सही बात है। पानी से बाहर तो नहीं आ सकता। अगर उसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम हो इफेक्टिव, उस नमक और चीनी को जो कि केमिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करके बॉटम में बिठा के और उनको निकाला जा सके पूल से, तो पानी इज इक्वली गुड। अच्छा, पानी कभी गंदा होता ही नहीं है। गंदा तो हम करते हैं पानी को, और हमें अगर उसको साफ़ करने का तरीका पता है तो उसके बाद हमें पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में तो पूरा पानी वही आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो है, मतलब कहीं से भी कोई पानी चेंज थोड़ी हो रहा है। पानी तो वही आ रहा है जो सबको मिल रहा है, और वो भी ट्रीट होकर आ रहा है। फिल्ट्रेशन सिस्टम इफेक्टिव होना चाहिए। ओके। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप अपनी बॉडी में ब्लड कितनी बार चेंज करते हैं, बॉडी में ब्लड तो चेंज नहीं करते हैं, हम तो उसको डिटॉक्स करते हैं। हम उसे डिटॉक्स करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, हमारी किडनीज फिल्ट्रेशन करती हैं। डिटॉक्स के लिए हम दुनिया जहान की आयुर्वेदिक चीज़ें लेते हैं, डिटॉक्स हो जाए। ब्लड तो वही रहता है। तो पानी चेंज करने का कोई प्रोसेस नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज पानी इतना कीमती होता जा रहा है। फ्यूचर में शायद ये जो है स्विमिंग पूल्स की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि आप 10 साल तक स्विमिंग पूल से पानी चेंज ही नहीं करेंगे। ज़रूरत भी है भाई, नहीं तो सिटीज़ का पानी जिस तरीके से ख़त्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर हो रही है, तो क्योंकि स्विमिंग पूल में तो ऑलरेडी बहुत पानी यूज़ होता है, तो इतना पानी लाएंगे कहाँ से अगर चेंज करते रहेंगे तो? एक शॉकिंग चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, दिल्ली जैसे शहर में एक स्विमिंग पूल को स्टार्ट ऑफ सीज़न में भरने में लगभग 2.5-1 लाख रुपए का पानी का खर्चा आ जाता है, अगर आप पानी खरीदते हैं तो। ओके। और अगर आपके पास वही पानी एमसीडी से आ रहा है जो कि यूज़ करना अलाउड नहीं है, अच्छा, तो आप उसे फ्री में फिल कर लेते हैं। लोग करते हैं ऐसा? लोग करते हैं ऐसा, लोग करते हैं, जिनके पास जैसे सोर्सेज हैं वैसा करते हैं। हाँ यार, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है, दिस इज़ नॉट, मतलब इसी से रिलेटेड है। अब जहाँ मैं बढ़ रहा था बेसिकली जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, Tier 2 टाउन, Tier 3 सिटीज़ में, मैंने एक चीज़ देखी है, क्योंकि स्विमिंग पूल बनाने के पैसे तो नहीं होते, तो लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदा और उसमें पानी भर के, पहले तालाब होते थे, आजकल तालाब गंदे हो चुके हैं, तो अब लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, स्पेशली बच्चे जो 15-16 साल, 18 साल, 20 साल के, जिनको खेलना है पानी में, तो अब क्योंकि वो हौदी वाला सिस्टम भी खत्म हो गया है। पहले गांव में वो बहुत होता था कि ट्यूबवेल के पास हौदी होती थी तो लोग उसमें, अब लोगों ने क्या करना चालू कर दिया है कि गड्ढा खोदा, उसमें पानी भर लिया और वो वहीं खेलते हैं। उसके कुछ रिपोर्टेशंस होते हैं हेल्थ में, हेल्थ वाइज वो कुछ चीज़ें कि आप डायरेक्टली सिर्फ सैंड में गड्ढा खोद के आपने पानी भर दिया, तो उसका कुछ ख़राब कर सकता है वो आपकी हेल्थ में, या फिर कानों में, या फिर कुछ कोई भी रिपोर्टेशन है उसका? देखिए, जब तक आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, लेट्स से कि मैं और आप जो हैं मेट्रो सिटी में रहते हैं, जो बच्चे गांव में रहते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उस कंडीशन में अगर उन्होंने गड्ढा खोदा, 1-2 दिन पानी यूज़ कर लिया, वो फ्रेश वाटर है, इक्वली गुड है। लेकिन जैसे ही पानी स्टेबल होना शुरू होता है किसी भी गड्ढे के अंदर या तालाब के अंदर, उसके अंदर माइक्रोबैक्टीरिया अपने आप ही जो वाटर बॉर्न होते हैं शुरू हो जाते हैं पैदा होने, और उसके साथ में शुरू होती है प्रॉब्लम।
लेट्स से कि अगर आप एक शहर के हाई क्लास बच्चे को उस पानी में अगर नहला दें और उसमें जो माइक्रोबैक्टीरियाज हैं उसमें किसी के अगर एग्स जो हैं, जैसे कान में पानी गया और वो एग्स वहीं पे रह गए, वहाँ पे वो ग्रो होने शुरू हो गए, वो बच्चा इमीडिएटली इन्फेक्टेड हो जाएगा। मतलब गांव वालों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी गांव वालों को इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी अपने गांव में जो नहर है उसमें स्विमिंग करी है, और उस नहर को अगर आप देख लें तो शायद उसके पास खड़े भी नहीं हो पाएंगे। स्विमिंग तो दूर की बात है, उसमें गुड़गांव का पूरा वेस्ट जाता है। लेकिन तब हम बच्चे थे, हमें भी नहीं पता था, हम उसमें कूदते थे गर्मियों में, पूरे नहाए हम उसमें, गाँव के तालाब में भी नहाए पूरा का पूरा। तो डिपेंड करता है, उस टाइम की बात अलग थी, अब की बात अलग है। हाँ मतलब वो तो है ही। अब इसमें एक और चीज़ है, मतलब लास्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि ये इतना बड़ा अगर स्विमिंग पूल का देखा जाए तो ऑब्वियसली ओलंपिक्स चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट भी है, इंडिया उसमें वो काफ़ी पीछे है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो हमने अभी तक कोई मेडल जीता भी है, अभी तक तो कोई नहीं जीता स्विमिंग में, ओलंपिक्स में। शायद इस बार शायद जीत जाए, भी चल ही रहा है। तो इसकी पॉलिसीज़ को लेके, मतलब जब बात आती है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, तो इंडिया में कोई अथॉरिटी है जो इसकी सारी चीज़ों को देखती है कि सही तरीके से बन रहा है नहीं बन रहा है, और इस तरीके से बनना चाहिए, इसको लेके कुछ है इंडिया में अभी? इंडिया में बेसिकली जो भी एसोसिएशंस हैं दे आर पॉलिटिकली ड्रिवन। ज़्यादातर एसोसिएशंस में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल कनेक्शन से जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं पिछले 10 साल से 20 साल से। आप ऐसे लोगों को ज़्यादा पाएंगे जो उस स्पोर्ट्स से कभी, जिनका कोई दूर दूर तक वास्ता भी नहीं था, जिन्होंने कभी स्विमिंग नहीं करी होगी, वो भी शायद कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे। सर ये तो हर जगह ही है। तो उस कंडीशन में इंडस्ट्री का नुकसान ये होता है कि जो राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज है, वो शेयरिंग नहीं हो पाती। अगर मैं आज के टाइम पे कोई चीज़ सीखूं और एक मेरी जगह पे स्विमर आए जो पिछले 20 साल से स्विमिंग कर रहा है, जिसने एशियन गेम्स देखे हैं, जिसने कॉमनवेल्थ गेम देखे हैं, जिसने कॉम्पिटिट किया है, वो अगर बैठे उस पोजीशन पे, तो उसको ये ज़्यादा शायद पता होगा कि हमें कैसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सेकेंड थिंग ये है कि ज़्यादातर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं पे भी सेंट्रलाइज नहीं है। लेट्स से कि अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपनी फैसिलिटीज़ हैं वो सेंट्रलाइज हैं, उसके अलावा स्टेट की फैसिलिटीज़ कहीं पे सेंट्रलाइज नहीं है। और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स को मैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत है इंडिया के अंदर। अगर हम ओलंपिक की तरफ देख रहे हैं कि हमें ओलंपिक में मेडल लाना है, तो इसमें मैसिव रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मैसिव रिफॉर्मेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट डायरेक्टली। अगर हमें बात करनी है कि हमें ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाना है, एक स्टैंडर्ड के पूल बनाने, हर स्टेट में एक हॉल ऑफ फेम तो होना ही चाहिए ना, ऐसा स्विमिंग पूल जो कि सारे स्टेट्स में सेम है और जिसमें वहाँ का स्टेट कंपटीशन होता है और उसी बच्चे को वही स्विमिंग पूल सेम बना हुआ अपने नेशनल कंपटीशन के लिए भी मिले। वो इंडिया में भी है ही नहीं। हमारे पास कहीं पे ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है कि हमने सारे स्ट्रक्चर एक जैसे बनाए हुए हैं। कहीं पे कोई स्ट्रक्चर पुराना बनाया, कोई नया बना हुआ है। जहाँ पे गेम होने वाले होते हैं वहाँ पे रिनोवेशन शुरू हो जाता है, जहाँ पे गेम खत्म हो जाते हैं उसके बाद जब तक उसमें नए गेम नहीं होते तब तक उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई रेनोवेशन नहीं होता स्कूल का, उस पर कोई ध्यान देगा तभी तो वो चलेगा। और गवर्नमेंट को भी एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ आने लगी है कि ये जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो स्टेडियम्स हैं चाहे स्विमिंग पूल्स हैं, दे आर लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड आउटसोर्सिंग दिस फैसिलिटीज़ ऑन पब्लिक पार्टनरशिप, कि आप उसका टेंडर करके उसे आउटसोर्स कर दीजिए ताकि वो मेंटेन रहे और एक्सेसिबल हो। और डेफिनेटली आप पे करना उस फैसिलिटी की चाहेंगे ना जो मेंटेन है। अगर आपको एक 5 स्टार फैसिलिटी आपको मिलेगी और रीजनेबल रेट पे मिलेगी तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू दैट फैसिलिटी ओनली। जहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ की बात आती है वो मेंटेन नहीं होती, फिर जब तक प्राइवेट प्लेयर एंटर नहीं होते वो मेंटेन नहीं होती। एंड प्राइवेट प्लेयर दोज हु आर इन्वेस्टिंग, उनको भी तो अपना ब्रेड बटर उसी में से निकालना है। सही बात है। तो अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ जो पर्सनल पूल जो लोग बनाते हैं, चलो ये वाली बात तो हो गई, पर्सनल पूल्स बनाने के लिए कोई गाइडलाइंस हैं कि कोई तरीका, कि या फिर मेरी मर्जी है तो मैं अपने घर में तो कुछ कैसा भी पूल बना सकता हूँ, या उसका भी कोई तरीका है? आपको बेसिकली जो भी आपकी स्टेट बॉडी है जो आपके रियल एस्टेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्न करती है, जैसे हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी है, दिल्ली की बात करें डीडीए है, और हरियाणा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानर हैं, जहाँ से आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मैप को अप्रूव कराते हैं। उनका अप्रूवल हर स्टेट में मस्ट है। आप स्विमिंग पूल कितने भी साइज़ का बनाइए अपने घर में, छोटा बनाइए बड़ा बनाइए, जो भी उसमें अप्रूव्ड होगा वही उसमें बनेगा। अगर वो आप अप्रूव नहीं कराते हैं, आप बाद में उसको मतलब कभी बना लेते हैं, तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन आपकी कभी इस चीज़ की बात आएगी कि आपने क्या अप्रूव कराया था और क्या बनाया है, उसमें दे कैन बी इन अ ट्रैप।
एंड जो कमर्शियल स्पेस है, स्पेशली स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स, इसमें इनके रूल्स अलग होते हैं, इनके भी सेम है? इनके लिए भी सेम रूल है अप्रूवल का तो, बट इनके साथ एक और रूल अलग से इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज दीज आर पब्लिक यूज़ प्रॉपर्टीज़। इसके लिए इन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, और उस लाइसेंस का दिल्ली में तो मैं बात करूँ तो 1980 का 1980 का पुलिस एक्ट है जो स्विमिंग पूल के लाइसेंस को डिफाइन करता है और गवर्न करता है पूरी तरह से। और डीसीपी लाइसेंसिंग विंग है स्पेशली जो इसको आपको देती है। हाँ, उसके पीछे का प्रोसेस जो है बहुत लेंदी है, वो बात अलग है कि आप एक बार डीडीएस अप्रूव करा लें, उसके बाद आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भी एनओसी लेनी होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से क्यों? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस क्योंकि आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे अगर कोई भी वाटर बॉडी बना रहे हैं या स्विमिंग पूल बना रहे हैं, तो उस पे जो यूज़र आएंगे वो जो ट्रैफिक को क्रिएट करेंगे, तो दिल्ली पुलिस आपको ये बोलती है कि हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये एरिया सफिशेंटली एबल है इतनी गाड़ी पार्किंग के लिए। अगर हम उसमें कैपेसिटी की बात करते हैं 50 की या 100 की 1 आवर की कैपेसिटी है स्विमिंग पूल की, तो इतने लोग आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आपको जनरल हॉस्पिटल से परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आपको एमसीडी से परमिशन लेनी पड़ती है। एमसीडी से परमिशन वो लेनी पड़ती है जिनके बारे में शायद एमसीडी को खुद ही नहीं पता। उसको बोलते हैं हेल्थ एंड ट्रेड लाइसेंस, जो आपको लेना पड़ता है कि आपके स्विमिंग पूल की हेल्थ अच्छी है, आप उस पर ट्रेड कर रहे हो। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन उनको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, हेल्थ एंड ट्रेड जिसको बोलते हैं। अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि कैपेसिटी, 1 आवर कैपेसिटी कितनी है, तो ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है पब्लिक पूल से बेसिकली जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आपके लाइसेंस के प्रोसेस में एक रोल आता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी। दिल्ली लाइसेंसिंग विंग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करती है कि आप इस पूल का इंस्पेक्शन करिए, इसके सेफ्टी पैरामीटर चेक करिए, इसकी वाटर कंडीशन, इसकी लाइट कंडीशन, इसकी वॉशरूम कंडीशन, सारी चीज़ें चेक करिए, प्लस स्टाफ की क्वालिफिकेशन चेक करिए। ठीक है। उसको चेक करने के बाद वो पूल का साइज़ देखते हैं और पर आवर की कैपेसिटी निकालते हैं कि इस पूल में कितने लोग 1 घंटे में स्विम कर सकते हैं ऑन द सेफर साइड। देन दे रिकमेंडेड टू डीसीपी लाइसेंसिंग। जो आपको फर्स्ट टाइम में कैपेसिटी मिलती है वही आपकी परमानेंट कैपेसिटी रहती है, उसमें यूजुअली चेंज नहीं होते हैं। तो उस पूल के अंदर वो डिफाइन कैपेसिटी है। लेट्स से कि अगर आप किसी कॉमर्शियल बस का लाइसेंस ले रहे हैं, उसमें डिफाइन होता है कि ये 37 सीटर है, 42 सीटर है, तो वो तो उसकी डिफाइन कैपेसिटी है। उसके बाद आप क्या उसमें कितने लोग बिठा रहे हैं, कितने लोग भर रहे हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो स्विमिंग पूल्स का भी इसी तरह है कि उसकी डिफाइन कैपेसिटी है। ओके, एक टाइम में इतने ही लोग उतर सकते हैं? एक टाइम में इतने ही लोग एज पर द लाइसेंसिंग कंडीशन उतरने चाहिए। और ये सब जगह होता है, चाहे होटल्स हो, चाहे बिल्कुल स्कूल हो? होटल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, क्लब हो, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, पब्लिक के यूज़ में आ रही हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर लाइसेंस की सारी टर्म एंड कंडीशन इंप्लीमेंट होती हैं। ओके, लेकिन मैंने ऐसा कहीं देखा तो नहीं, मैं इतने होटल्स में गया हूँ, चाहे 4 स्टार हो, 5 स्टार हो, किसी होटल में स्विमिंग पूल के बाहर ही नहीं लिखा होता कि हमारी कैपेसिटी इतनी है। ये तो किसी बस के बाहर भी नहीं लिखा होता कि हमारी बस जो है 52 सीटर है या 47 सीटर है। आप अगर 48 पैसेंजर हैं जो चढ़ रहे हैं बस में, तो आप मत चढ़िए। शायद इंडिया तो इतना डेवलप हुआ नहीं ना अभी तक कि हम लिफ्ट को देख के ही, लिफ्ट में लिखा रहता है ना 8 पीपल कैपेसिटी, लेकिन हम 8 पीपल नहीं देखते। हम नॉर्मली क्या काउंट करते हैं कि वेट काउंट करते हैं कि मेरा वेट 80 है, इनका भी 75 होगा, उस हिसाब से तो 2 आदमी और आ सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, तो हम वेट काउंट करते हैं उसी तरह। ओके, तो इसमें भी ये चलता है वैसे तो? स्विमिंग पूल्स में 100% चलता है, जिम में भी 100% चलता है। जिम की भी डिफाइन कैपेसिटी होती है अपनी। ओके, मतलब जहाँ पे भी आप पब्लिक यूज़ कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं एनबीसी की भी गाइडलाइन, नेशनल बिल्डिंग कोड जो कि इंडिया का है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो सेफ्टी पैरामीटर्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। ये बात अलग है कि लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमने ऑडिट किए हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि वो कैसे सेफ्टी पैरामीटर्स को डिफाइन करता है पब्लिक यूज़ के लिए। फायर की बहुत क्लियर टर्म एंड कंडीशन है कि व्हाट शुड बी अ डोर साइज, डिफाइन सब कुछ हो रखा है। बट वे वी आर प्लेइंग विद द कंडीशंस, दैट इज़ आवर कंसर्न। ओके, और अभी इंडिया में अगर हम बात करें रूल्स एंड रेगुलेशन की इसकी, तो डू यू थिंक आपको इतना टाइम हो गया है इस इंडस्ट्री में काम करते हुए कि जितने भी रूल्स हैं इम्प्लीमेंट तो चलो ठीक है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम लगता है इम्प्लीमेंट होने में, बट क्या गाइडलाइंस सही से बनी हुई हैं या उस गाइडलाइंस में भी चेंज करने की ज़रूरत है अभी? गाइडलाइन की अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताया 1980 का पुलिस एक्ट बना हुआ है दिल्ली के अंदर। हरियाणा के अंदर कोई गाइडलाइन नहीं है। हरियाणा के अंदर कोई गजट पास नहीं हुआ आज तक कभी भी इसको लेके। हरियाणा में ये जो है एक तरह से दिल्ली से रिप्लिकेट करके गुड़गांव में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई, जो कि अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से ही जो है फेल हो चुका है पूरी तरह से। फरीदाबाद में पार्शली इम्प्लीमेंट है और इसके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट नहीं है। नोएडा में भी नहीं है?
नोएडा में भी पार्शली इम्प्लीमेंट है, जो कि अपना दिल्ली को कॉपी करके बनाया गया है। नोएडा के अंदर भी किसी भी तरह की कोई गजट की गाइडलाइन नहीं है। अच्छा। स्टेट लेवल पे कभी भी ये पास नहीं हुआ है। इसका जो भी फंड कलेक्शन होता है वो कहीं पे भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा नहीं होता है। तो वहाँ जाता है। ये एक खेल कूद प्रोत्साहन समिति बनाई गई है, जिस समिति में कुछ सरकारी अफसर जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं उसको टेक केयर करने के लिए, और वो फंड उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। और इसकी मेन पावर आपके नोएडा में शायद डीएम है और गुड़गांव में डीसी हैं, और स्पोर्ट्स ऑफिसर इसमें एक तरह से मतलब सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं जो इसको पूरी तरह से गवर्न करते हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। इट्स ए गुड अमाउंट ऑफ मनी विच दे आर होल्डिंग। ओके, मेरा लास्ट सवाल है आपसे, उसके बाद विल रैप दिस पॉडकास्ट। अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, इंडिया ने आज तक कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता इन स्विमिंग। आपने इतने साल इस स्पोर्ट्स को दिए हैं, इस स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में दिए हैं, आपने कुछ गुड़गांव के लिए ड्राफ्टिंग भी करवाई है रूल्स की। आपको क्या लगता है कि अगर हमें, चलो इस बार अगर जीते तो बहुत ही बढ़िया, अगर हमें अगले 5 साल में या अगले 10 साल में भी स्विमिंग में अगर मेडल लेके आना है, तो आज ऑन अ ग्राउंड लेवल फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव हमको क्या चेंज करने की ज़रूरत है? कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके स्कूल जाने से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। उसमें से स्विमिंग एक है और जिम्नास्टिक एक है। ठीक है। और जिस एज में हम दूसरे गेम्स में उम्मीद करते हैं कि बच्चा इस गेम में एंटर करेगा और बीइंग अडल्ट एक वेट कैटेगरी में खेलेगा, उस एज तक स्विमिंग और जिम्नास्टिक ख़त्म हो चुका होता है। ओके। एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, और ये फैक्ट है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये स्पोर्ट्स की एज क्या है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है। और क्या है? ये 3 ईयर्स से शुरू हो जाता है। ठीक है। जिम्नास्टिक और स्विमिंग जो है वो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक आप अडल्ट होते हैं तब तक तो ये गेम की लास्ट एज आनी शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द ओलंपियंस दोज हु हैव गिवन अ गुड नंबर ऑफ मेडल्स, वो एट द एज ऑफ 25 तो आई थिंक पूरे इंडस्ट्री से ही बाहर हो जाते हैं। और कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं वेट कैटेगरी जिनमें हम बात करते हैं कि एट द एज ऑफ 25 तो दे आर एट देयर करियर स्टार्टिंग लेवल वेट कैटेगरीज में, पावर में, स्ट्रेंथ में, तो डिपेंड करता है ये। और जहाँ इसकी बात आती है कि हमें बीइंग इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के पूरे सेटअप ही चेंज करने पड़ेंगे। जहाँ पे ड्राइव चल रहा है पूरा का पूरा, आप किसी एक बच्चे को अगर लेट से टैलेंट हंट के थ्रू स्विमिंग में लाते हैं और वो 15 साल 20 साल पूरे अपनी इंडस्ट्री में देने के बाद वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पाता, उसके आगे करियर की सिक्योरिटी क्या है? इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्ट्रगल जो है वो ज़िंदगी की जद्दोजहद और नौकरी है। सही बात। जहाँ स्पोर्ट्स आके वहाँ ख़त्म हो जाता है जब आपको नौकरी मिल जाती है। सोच मेडल तक की नहीं है, सोच नौकरी तक की है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ को सिक्योर करके अगर कोई सेंटर बना सकते हैं कि जो बच्चा वहाँ पे आ रहा है, आपके प्रोसेसेस इतने रिग्रेस होने चाहिए कि आप उसको इतना रिफ़ाइन करके, इतना टेस्ट करके लाएं वहाँ पे कि ये बच्चा कुछ भी ना करे तो इस लेवल पे तो ये नौकरी कर ही रहा है, जिसके माइंडसेट चेंज हो जाए कि यार मेरे को नौकरी के बारे में नहीं सोचना, मेरे को ओलंपिक मेडल के बारे में सोचना है। उसकी फैमिली को भी पता हो कि इसे नौकरी के बारे में नहीं सोचना, इसे ओलंपिक मेडल के बारे में सोचना है। समझ गया। माइंड शिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, वो शिफ्ट होगा तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट शिफ्टिंग। बहुत चीज़ें हैं, मतलब अगर हम बात करें ये जो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स है वाटर, इसके साथ जो साइंस लगती है वो बाकी स्पोर्ट्स में कहीं पे भी काम नहीं आती। समझ गया। हाइड्रोमैकेनिक्स कैसे काम करती है, फ्लूइड मैकेनिक्स कैसे काम करती है, वो बहुत अलग साइंस है बिल्कुल, जिसको डेवलप करने के लिए हम अभी तक कर क्या रहे हैं। जैसे हमारे जो भी सिस्टम में कोचेज़ हैं, हम बाहर जाते हैं, उनके कोचेज़ को देख के आते हैं और उससे रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। व्हेन वी हैव अ replication of NASA over here, which is better than NASA nowadays. So why don't we have a sports science university which is having a complete labs and everything? जो भी labs हैं यहाँ पे सब पुरानी हो चुकी हैं, जो कभी एशियन गेम्स के टाइम पे सेटअप करी गई थी, दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करी गई अपना कॉमनवेल्थ के टाइम पे, कहाँ रिवाइव हुई, कहाँ है वो सेटअप सारे के सारे जिसमें आपने और मैंने टैक्स में पे किया है, हमने मैसिव टैक्स पे किया है हमने, तो वो सारा स्ट्रक्चर कहाँ है? सोचने वाली बात है।
ठीक है सर, मतलब हमने मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, बाकी देखते हैं कि लोगों के कमेंट्स क्या आते हैं, बिकॉज दिस वाज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर मी ऑल्सो। जब मैं आपसे पहली बार मिला था, मैं तो मतलब मैंने आपको बोला भी था कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोफेशन भी होता है। तो दैट्स आई ऑल्सो वांटेड कि लोगों को भी पता लगे इसके बारे में कि इसके आसपास चीज़ें क्या चल रही हैं और क्या है। तो अभी के लिए आई थिंक वी हैव सफिशिएंट डाटा। अभी लोगों को इससे बहुत कुछ नई चीज़ें समझ आएंगी, एंड अगर कुछ आगे जैसे सवाल आते हैं तो वील ऑब्वियसली अगेन शूट समथिंग एल्स, इसी में और डीप डाइव करेंगे। बाकी आई हैव ओनली वन थिंग टू से, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन रियल एस्टेट रिसर्च पॉडकास्ट, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी हैं यार, जो मुझे वैसे नहीं पता थी। मेरे से आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए, क्योंकि मैंने कभी ये सवाल सोचा ही नहीं था कि मेरे को इस इंडस्ट्री में जाना है या नहीं जाना। मेरे को एक चीज़ समझ आती थी क्लियरली कि जितने भी पूल हमने अभी तक ऑपरेट किए हैं, रेनोवेट किए हैं, कोई भी पूल एक तो परफेक्ट नहीं था। अगर मैं बात करूँ, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, तो बाइबल के हिसाब से मेरे को ये लगता है कि स्विमिंग की बाइबल के हिसाब से कोई भी पूल परफेक्ट नहीं था। कहीं पे भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। जहाँ हम बात करते हैं कि ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आता, ओलंपिक में मेडल तो तब आएगा ना जब हमारे पूल स्टैंडर्ड होंगे कहीं पे। सही बात है। हर आदमी, हर आर्किटेक्ट अपने हिसाब से पूल बनाता है और बता देता है यही बेस्ट है। चलिए, क्या पता कोई इस पॉडकास्ट को देखे और उसको सरकारी ऑफिसर कोई देखे और उसको पता लग जाए कि भाई ये कर लेते हैं थोड़ा सा, तो मेडल आने के चांसेस है। स्पोर्ट्स आर्किटेक्ट्स की कमी है इंडिया के अंदर। देखो सर, इसके बाद क्या पता लोग करने लग जाए कि हाँ चलो ठीक है, हमें इस प्रोफेशन में भी जाना है, बिकॉज बहुत सारे मेजॉरिटी लोगों को तो पता ही नहीं कि इसमें भी आप प्रोफेशन, इस साइड आप जा सकते हो। एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चलिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। आपको कोई भी इंजरी होगी, लेट से आपको बोन इंजरी हो गई या आपको मस्कुलर इंजरी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑर्थो के पास जाएंगे, ऑर्थो आपको मेडिसिन देगा, ऑर्थो आपको एक्सरसाइज तो नहीं बताएगा। जब उसको लगेगा ही नहीं अब एक्सरसाइज से काम नहीं चल रहा, तो वो शायद आपको फिजियो को रिकमेंड कर दे, शायद, नहीं तो डॉक्टर्स नॉर्मली फिजियो को रिकमेंड नहीं करते। आपको ये खुद समझ आना चाहिए कि मेरे को फिजियो के पास जाना है, बिकॉज आई डोंट हैव अ इंजरी विच नीड अ डॉक्टर ऑफ ऑर्थो। हाँ, मेरे को फिजियो की ज़रूरत है। अब जब आप फिजियो के पास जाएंगे तो फिजियो भी ना आपको अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी मशीन्स पे रखेगा। वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि यू नीड अ हाइड्रोथेरेपी। ओके। रिसेंटली अभी एक ब्रू कंपनी के चेयरमैन है, उनकी तरफ से अभी मेरे पास इंक्वायरी आई थी कि उनको अपना पूल जो है हीट हीट करना है, बिकॉज ही हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय ए डॉक्टर। जहाँ डॉक्टर्स फिजियोस फेल हो जाते हैं, वहाँ पे हाइड्रोथेरेपी काम करना शुरू करती है। ओके। और हाइड्रोथेरेपी इज़ एब्सोल्युटली न्यू इन इंडिया, बट नीड लॉट ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन फ्रॉम द पीपल साइड, क्योंकि जो पानी ट्रीट कर सकता है ना, वो कोई ट्रीट नहीं कर सकता। अब मोस्टली केसेस जो होते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों के होते हैं, बैक पेन के होते हैं, इंजरीज़ के होते हैं, लिगामेंट टीयर्स के होते हैं। लिगामेंट टीयर और इस तरह के जो मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट है हाइड्रोथेरेपी के अलावा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। और थेरेपेटिक पूल्स जो हैं वो मेरे को लगता है दिल्ली में भी शायद एक या दो ही होंगे। वन इज इन इंडियन स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल। अच्छा। सेकंड आई हैव नॉट सीन एनीवेयर। वो मतलब मुझे एक चीज़ समझ आती है इससे, कहीं ना कहीं इसका रीज़न, अगर थोड़ा सा हम अपने अध्यात्म की साइड जाएं, थोड़ा सा पीछे, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो वही है कि आपकी बॉडी पानी से बनी है, तो पानी से बेटर और कुछ। आप इसको अगर वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स एंड योर बॉडी मान लें ना, तो आधी समस्याएं वैसे ही दूर वैसे ही हो जाएं। समझ। जब आप वाटर डिटॉक्स करना शुरू करते हैं, उससे ही बॉडी प्योर हो जाती है। तो अगर आप वाटर में मेडिटेशन करना शुरू कर दें, किसी को अगर बहुत ज़्यादा सुपर फिट और हेल्दी होना है, आप मेडिटेशन करें पानी के अंदर जाके, और साथ में ऑक्सीजन मास्क लगाएं और इसमें प्योर ऑक्सीजन लें। सर इस पे तो मैं मतलब हम और 1 घंटा बात कर सकते हैं, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आप पीछे जाओ 1000-2000 साल पहले, 5000 साल पहले, तो पानी से बहुत सारी चीज़ें तब ठीक की जाती थी, बिकॉज सर मेन एलिमेंट ऑफ योर बॉडी, आप उससे बने हो, मेन तत्व ऑफ योर बॉडी। बट क्योंकि अब वेस्टर्न लोग बोल रहे हैं कि हाँ जी हाइड्रोथेरेपी होती है, तो हम बिकॉज स्कूल ना हो तो लोग उसकी साइड जा रहे हैं। नहीं तो हो तो एक बहुत टाइम पहले से रहा है, और हमारे सनातन में तो बहुत टाइम पहले से हो रहा है। बट ठीक है, आई डोंट वांट टू गो देयर, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। अभी के लिए इसमें अल्पविराम लगाते हैं, एंड आगे इस साइड पे जो हमने अभी जहाँ छोड़ रहे हैं, इस साइड पे आगे बात करेंगे कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है, एंड ऑल डेप्थ, बिकॉज मुझे पता है इस पर हम 1 घंटा बात कर सकते हैं आराम से। वाटर थेरेपी के ऊपर ना, मतलब एक्चुअल में आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ प्लेस वे वी कैन स्टार्ट अ हाइड्रोथेरेपी प्योरली, क्योंकि हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं ना, उसमें से जो सबसे क्लोज टू माई हार्ट होती हैं
वो उन बच्चों के लिए होती हैं जो कभी स्विमिंग पूल में जा नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक उनको एक्सेप्ट नहीं करती पब्लिक पूल्स में। स्पेशली जो बच्चे मेंटली चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज है, उनको पब्लिक पूल में हमारे ही लोग, अपने लोग उनको आने ही नहीं देते हैं कि ये बच्चा इस स्कूल में आएगा तो हम कैसे स्विमिंग करेंगे। आपके बच्चे के साथ अगर ये प्रॉब्लम होगी तो आप किस स्कूल में लेके जाओगे? बहुत मोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन समझने में इंसान को अभी बहुत टाइम है। ये तो खैर प्रॉब्लम है ही। और देखो, मैंने एक लड़की को 5 साल की थी वो, मेरे कॉलेज में हमारे पास 50 मीटर का ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल था। उसके मदर और फादर दोनों लेके आया करते थे उसको। मदर सुबह लेके आती थी, फादर शाम को लेके आते थे। उसकी बॉडी को फुल पैरालाइज था। 5 या 6 साल की सिंधी फैमिली की लड़की थी। 3 साल में मैंने उस लड़की को चलते हुए देखा। 3 साल स्विमिंग करने के बाद वो इक्विपमेंट के साथ चलती थी, लेकिन वो चलती थी। वो अपने लाइफ में इस एक्टिविटी को छोड़ के कुछ नहीं करती थी, ना कुछ कर सकती थी, क्योंकि फुल बॉडी पैरालाइज थी। लेकिन वो पानी के अंदर जाके अपनी बॉडी को शेक करते हुए स्विम करती थी। हाथ उसका कोई मूव नहीं होता था, पाँव कुछ मूव नहीं होता था, पूरी बॉडी से ही वो स्विम करती थी। और 3 साल में मैंने उसको चलते हुए देखा। दूसरा एक और मेरी स्टूडेंट रही है, उसका आई थिंक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम होगा आज के टाइम पे, कंचनमाला पांडे। शी इज़ अ ब्लाइंड स्टूडेंट एक्चुअली, और बॉडी सुपर फ्लेक्सिबल है। सुपर फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उस लड़की की ये उंगलियां यहाँ पे ऐसे लग जाती थी। और उसके साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि वो जब वाटर पुल करती थी तो उसकी फिंगर्स ही बैंड हो जाती थी। अच्छा। Now I think she have won some award or some recognition in Paralympics as well, being a blind student. तो इस तरह के चैलेंजेस हैं और इनके लिए पूल नहीं है। बहुत ज़रूरत है, मतलब इंफ्रा की बहुत ज़रूरत है अभी इंडिया में। स्पेशली अगर इसको देख के कहीं क्या पता कोई मिनिस्टर किसी को कुछ आ जाए, बिकॉज इंडिया में इंफ्रा पे बहुत स्पेंडिंग हो रही है। ये एक ऐसी साइड है जो थोड़ी सी निगलेक्टेड है। शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एंड मेडल्स भी आने लग जाएंगे, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जितनी हमने बात की हैं ये और स्पीड से होने लग जाएंगी। स्पेशल नीड के बच्चे को आप खाली स्विमिंग पूल दे दीजिए, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर जान आ जाएगी दोबारा। नहीं देखना हो तो कहीं पे जाके देखिए कि स्पेशल नीड वाले बच्चे को जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है किसी भी तरह से, जिसको चैलेंज है कहीं पे, आप उसे स्विमिंग पूल 1 घंटे के लिए दे दीजिए, वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। सर इस कॉन्सेप्ट में मैंने भी कभी नहीं सोचा था, बट हाँ इस पॉडकास्ट के थ्रू ये वाला कॉन्सेप्ट ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा नया था। मैं तो इस चीज़ को शुरू करना चाहूँगा, मतलब मेरा पर्पज़ है इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं पे मैं स्पेशल स्कूल के साथ ना उनका स्विमिंग का शुरू करूँ। क्योंकि मैंने 3 साल जो हमारे यहाँ पे ब्लाइंड बच्चे आते थे, मैंने उनको बीइंग अ कोच स्विमिंग सिखाई है। उसमें डेफ भी थे, म्यूट भी थे और ब्लाइंड भी थे बच्चे। उनका लैंग्वेज का सिस्टम ही अलग था, मतलब आपको कुछ सुनेगा नहीं कहीं पे भी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खाली साइन लैंग्वेज में बात होगी। और दे आर वेरी गुड स्विमर्स एंड दे बिकम वेरी काम एंड पेशेंस विद द वाटर। हाँ, अगेन दोबारा से वही कॉन्वर्जेशन उधर चली जाएगी कि तत्वा के साथ तो वो सारी चीज़ें। तो मुझे पता है हम बात करते रहेंगे ना, 1 घंटा और चलता है तो अभी के लिए अलविदा लगाते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन रियल एस्टेट A to Z पॉडकास्ट सर, थैंक यू। अगर आपको ये पॉडकास्ट सुन के कुछ भी नया समझ आया है, कुछ भी इस सेगमेंट के बारे में कुछ भी नया पता लगा है, एंड आपको लगता है कि हम ऐसे ही पॉडकास्ट आगे लाते रहें जिससे कि आपके और हम सब की इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में वृद्धि होती रहे। ये पॉडकास्ट सिर्फ आप लोगों के लिए नया नहीं था, ये मेरे लिए भी बहुत नया था। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, एंड आप डायरेक्टली मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं, विच यू गाइज डू। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आप लोग अपना टाइम निकाल के हमसे बात करते हैं और अपनी चीज़ों को हमारे सामने लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच, और इसको जितना हो सके उतना लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।